इस्लामिक गोल्डन एज एपिसोड नंबर 5। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने कुछ मुसलमान वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स, डॉक्टर्स और खोजकर्ताओं के बारे में जाना, जैसे अल-किंदी, इब्ने सीना, अल-बिरूनी और इब्ने फरनास वगैरह। लेकिन आज की वीडियो किसी ख़ास शख्सियत पर नहीं, बल्कि एक ऐसी ख़ास जगह पर बनाई गई है जिस जगह का इस्लाम और मुसलमानों से गहरा और बहुत लंबा नाता भी रह चुका है। वो जगह समंदर में बसा हुआ एक टापू है, मतलब जजीरा या फिर एक आइलैंड। ये एक ऐसा टापू है जिसके सदियों पुराने इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप में मौजूद इटली के ख़ास टापू सिसिली के बारे में, जहाँ मुसलमानों की कोई ख़ास तादाद तो नहीं बसती, लेकिन वहाँ की सकाफत या संस्कृति, तौर तरीके, रस्म रिवाज, यहाँ तक कि भाषा और तहजीब में आज भी इस्लामी चाल चलन और कल्चर की गहरी छाप मौजूद है। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने लगभग 200 सालों तक इस यूरोपियन टापू पर राज किया है। लेकिन आखिर इस टापू पर मुसलमान कब पहुँचे, इस्लामी राज कैसे कायम किया और आखिर क्यों जियोग्राफिकल एंगल से मुसलमानों को इस टापू से निकलना पड़ा, ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सो इसे पूरा ज़रूर देखें। सिसिली यूरोपीय देश इटली का लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर के समंदरी इलाके पर फैला हुआ एक बहुत ही अहम टापू या आइलैंड है। ये बहराए रोम यानी मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा टापू है और इसका कैपिटल यानी राजधानी पालेर्मो है। सिसिली की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल आबादी 4,40,00,000 के करीब है। यहाँ पर स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक, यहाँ तक कि अरबी नस्ल के लोग भी आबाद है। सिसिली की इतिहास में इतनी अहमियत की वजह इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन या भूगोलीय स्थान है, क्योंकि अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो नज़र आता है कि सिसिली के एक बाजू ऊपर की तरफ पूरा यूरोप खंड मौजूद है, जबकि दूसरी बाजू नीचे की तरफ अफ्रीका खंड है। यानी सिसिली दुनिया के दो बड़े खंडों के बीच में कड़ी के समान है। सिसिली नाम का ये टापू पहली बार ईसाइयों की बिजेंतीनी सल्तनत के कब्जे में 6ठी सदी ईस्वी में आया था। बेजेंटाइन या बिजेंतीनियों के नीचे आने के बाद सिसिली का निज़ाम और कंट्रोल कंस्तांतुनिया यानी आज का जो इस्तांबुल है वहाँ से चलाया जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मगरिब में पश्चिम में बेजेंटाइनी जोर पकड़ रहे थे, वहीं पर मशरिक़े वस्ता में यानी मिडल ईस्ट में मुस्लिम सल्तनत भी पूरी ताकत में थी। उसी दौरान ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के कुछ इलाके भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। ये बात याद रहे कि इनमें से अक्सर इलाके इस्लामी खिलाफत के कंट्रोल में आने से पहले बेजेंटाइन या रोमन एम्पायर का ही हिस्सा थे। ईयर 652 साल 652 ईस्वी में खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में मुसलमान सिसिली के ज़्यादातर हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम कर चुके थे। लेकिन ये कंट्रोल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के साथ ही ख़त्म हो गया। 7वीं सदी के आखिर तक उत्तरी अफ्रीका की उम्मी हुकूमत या उमय्यद वॉर्स की जंगों के नतीजों में मुसलमान आज के ट्यूनिसिया के पूर्वी दरिया किनारे पर मौजूद एक शहर जिसका नाम करताज था, उस शहर पर कंट्रोल हासिल करने और आबाद होने में कामयाब हो गए। यहाँ पर यानी करताज शहर में उन्होंने बंदरगाहें बनाई, जिसकी वजह से सिसिली पर हमला करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। 700 ईस्वी तक मुसलमान इटली के एक और इलाके पेंटलेरिया पर कंट्रोल करने में भी कामयाब हो गए। उस वक्त मुसलमानों की आपस की नाइत्तेफाकी और अंदरूनी झगड़े ही थे जो उनके सिसिली पर काबिज होने की राह में रुकावट बन रहे थे। अगर नाइत्तेफाकी और अंदरूनी झगड़े ना होते तो रास्ता साफ ही था। यहाँ तक कि उस दौर में बाज़ेंतीनी और मुसलमानों के बीच में व्यापार के मुआहदे भी किए गए थे, जिनकी वजह से मुस्लिम व्यापारियों को सिसिली की बंदरगाहों तक जाने की रसाई भी हासिल थी। मुसलमानों की तरफ से सिसिली पर कंट्रोल करने की पहली बाकायदा कोशिश 740 ईस्वी में की गई और मुसलमान सिसिली के इलाके सिकियोस पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब भी हो गए। अब सिसिली को जीतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी दौरान उत्तरी अफ्रीका के लोगों ने इस्लामी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी और मुसलमान जो सिसिली की तरफ बढ़ रहे थे उनको वापस ट्यूनिस जाना पड़ा। साल 752 ईस्वी में मुसलमानों की तरफ से एक बार फिर सिसिली पर हमला करने की कोशिश की गई, मगर इस बार भी कामयाबी ना मिल सकी।
साल 852 ईस्वी में बैजेंटाइन एम्पायर के कमांडर यूफेमियस को सरकारी हुकूमती कामकाज के सिलसिले में सिसिली में भेजा गया, लेकिन सरकारी काम को नजरअंदाज करते हुए उसने वहां जाकर एक राहिबा या ईसाई करके एक नन से शादी कर ली। जब इसकी खबर बादशाह माइकल सेकंड को पहुंची तो उसने सिसिली में मौजूद अपने एक जनरल कॉन्स्टेंटाइन को उस गद्दार कमांडर यूफेमियस की शादी खत्म करवाने और उसकी नाक काट देने का हुक्म दे दिया। मगर पासा उल्टा पड़ गया और कमांडर यूफेमियस ने जनरल कॉन्स्टेंटाइन को ही कत्ल कर डाला और फिर बाद में सिसिली के इलाके सिराक्यूस को अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ अरसा बाद ये कंट्रोल छुड़वा लिया गया और कमांडर यूफेमियस को उत्तरी अफ्रीका की तरफ भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि गद्दारों को जिंदा छोड़ना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गद्दार का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। सो जैसे ही यूफेमियस को सिसिली से निकाला गया तो उत्तरी अफ्रीका जाकर यूफेमियस ने ट्यूनीसिया के अमीर ज़ियादतुल्लाह को सिसिली पर कब्जा करने में मदद करने की पेशकश की और इसके बदले में सिर्फ अपने पूरे तहफ़्फ़ुज़ की यानी अपने करियर को सेट करवाने की मांग सामने रखी। अमीर ज़ियादतुल्लाह ने ये पेशकश कबूल कर ली और यूं मुस्लिम कमांडर असद बिन फराद की कमान में 10,000 पैदल सिपाही, 7,000 घुड़सवार और 100 कश्तियाँ यानी 100 जंगी जहाज ट्यूनिस की बंदरगाह से सिसिली में दाखिल हो गई। इस फौज ने मज़ारा डेल वेल्लो पर पड़ाव डाला। 15 जुलाई 827 को यहाँ से बाज़ंतीनियों और अगलबियों यानी मिस्र की फौज के बीच में झड़पों का आगाज हुआ, जिसमें मुसलमान जीत गए। इसके बाद मुसलमान आगे सिराक्यूस की तरफ बढ़े और एक बड़े से इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन अचानक ही ताउन की महामारी फैलने की वजह से इनको वापस मज़ारा जाना पड़ा। फिर 3 साल बाद यानी 830 ईस्वी में मज़ारा में महामारी खत्म होने के बाद जिंदा बच जाने वाले अगलबियों में और भी 30,000 अफ्रीकी और अंदलुसियन फौजें शामिल हो गई और आखिरकार 1 साल बाद सिसिली के दारुल हुकूमत या राजधानी पलर्मो को मुसलमानों ने जीत लिया, जिसके बाद इसका नाम अल मदीना रख दिया गया। पलेर्मो को जीत लेने के बाद भी पूरे सिसिली को जीतने में और ज्यादा 1 सदी तक का अरसा गुजर गया और आखिरकार ये बाज़ंतीनी कब्जे से निकलकर पूरी तरह से मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। मुसलमानों की क़यादत में अब सिसिली का एक नया दौर शुरू हो गया, जिस दौर के असरात आज भी कायम है। सिसिली में कायम मुस्लिम हुकूमत में अंदलुस, बर्बरस, स्पेनिश मुसलमान और सूडान के मुस्लिम भी शामिल थे। सिसिली के ज़्यादातर रहायशी ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी ज़िंदगियों में थोड़े बहुत इस्लामी तौर तरीके भी पाए जाते थे। रियासत के अंदर इनको ज़िम्मी का दर्जा दिया गया था, यानी कुछ इस्लामी कानून इन पर लागू किए गए थे, जिनके बदले में इनको अपनी पूरी धार्मिक आज़ादी, इनके परिवार और इनके मालो दौलत की हिफाजत सिसिली की मुस्लिम रियासत की तरफ से दी गई थी। इसी तरह यहूदियों के लिए भी यही कानून था। सिसिली पर मुस्लिम हुकूमत कायम हो जाने के बाद सिसिली ने बहुत तरक्की और डेवलपमेंट भी किया। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में पालेर्मो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कापड़ उद्योग को जिद्दत मिली और इनके प्रोडक्ट्स दूर दूर के इलाकों में मशहूर होने लगे। इसी तरह बहुत से नए व्यापारी उद्योग शुरू हो गए। 10वीं सदी के आखिर तक सिसिली खाम और निटेड सिल्क यानी बुने हुए रेशम तैयार करने का अहम केंद्र बन गया। एल्यूमिनियम इकट्ठा किया जाने लगा। कागज, समंदरी जहाज और टाइल्स की फैक्ट्रियां भी यहाँ पर लग गई। सिसिली में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ही एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी उद्योग को भी बहुत तरक्की मिली। एग्रीकल्चर के मॉडर्न तरीकों से खेती की गई और सिसिली में पहली बार माल्टे, नींबू, गन्ने, कपास, चने, जैतून, शहतूत और तरबूज वगैरह उगाए गए। यहाँ तक कि दूसरे इलाकों में बेचे भी गए। इन्हीं में से बहुत से प्रोडक्ट्स आज भी सिसिली की आमदनी और जीडीपी का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा नहरों की खुदाई करके हर जगह पानी पहुंचाने के निज़ाम को भी बेहतर किया गया। बहुत से नए बदलाव किए गए जो आज तक इस्तेमाल में है। सिसिली भाषा के अंदर अरबी भाषा के भी बहुत से मुहावरों को इस्तेमाल में लिया गया है। मुस्लिम हुकूमती दौर के अंदर सिसिली ने बहुत तरक्की की और ये दौर सिसिली का बेहतरीन दौर भी माना जाता है। सिसिली मुस्लिम स्पेन और पूर्वी मुस्लिम दुनिया के बीच में एक लिंक बन गया था और व्यापारी काफिले मिराकश या मोरक्को और अफ्रीका का सामान लेकर मोरक्को से निकलते और ट्यूनिस से होते हुए ये सामान पलेर्मो और मज़ारा की बंदरगाहों और दुकानों तक पहुंचता।
इसी तरह यूरोप के व्यापारी पूर्वी देशों के प्रोडक्ट्स और चीज़ों की तलाश में सिसिली आते और इनको खरीदकर यूरोप ले जाते। सिसिली के इर्द गिर्द चौतरफ हमलों से बचाव के लिए किले भी बनवाए गए थे। यहाँ तक कि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में सिसिली के अंदर लगभग 300 से ज्यादा मस्जिदें बनवाई गई थी। नई नई इमारतें, अस्पताल, महल और दुकानें तामीर की गई। अब दूसरे इलाकों से भी लोग सिसिली में आकर रहने लग गए। एक मशहूर जियोग्राफर और मुसाफिर इब्ने हौकल ने सिसिली की सैर के दौरान इसको 300 मस्जिदों वाला शहर कहा था। इब्ने हौकल का कहना था कि उन्होंने इससे 2 गुने बड़े शहरों में भी इतनी ज्यादा मस्जिदें कभी नहीं देखी। उन्होंने इन मस्जिदों को मदरसों और तरबियत गाहों से तस्बीह दी। इब्ने हौकल ने सिसिली के तालीमी इदारों के मयार को मुस्लिम स्पेन के इदारों के बराबर करार दिया। इसी तरह एक और मुस्लिम रिसर्चर ने पलेर्मो का दौरा किया और वो लिखते हैं कि ये शहर मैसूर कुन है। यहाँ कुदरत की तमाम खूबसूरती पाई जाती है। यहाँ के बागात, चौड़ी सड़कें और यहाँ पर बहती नदियाँ आंखों को राहत पहुँचाती है। यहाँ की ईसाई औरतें मुसलमान औरतों की तरह कपड़े पहनती है और चेहरा छुपा कर रखती है। उसी दौर में सिसिली में इल्मी और अदबी लिहाज से बहुत तरक्की हुई। सिसिली के मुसलमानों ने अलग अलग विषयों पर किताबें लिखी। इब्ने यूनुस सिसिली के मशहूर फ़कीह यानी ज्यूरिस्ट थे। अतीक बिन मोहम्मद सिसिली के मशहूर सूफी थे। अब्दुल्ला सिसिली के मशहूर माहिर नबातात यानी बोटनिस्ट थे। इसी तरह बेशुमार शायर, मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर्स, अर्थशास्त्री, अवकाश शास्त्री और अनेकों भाषाएं जानने वाले भाषाविद निकल कर उभरे, जिन्होंने न सिर्फ सिसिली बल्कि पूरी दुनिया में अपने इल्म और नॉलेज की शमा रोशन की। इनकी लिखी हुई किताबें आज भी महफूज और मौजूद है। 11वीं सदी में सिसिली के अंदर मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। 2 सदियों तक मुसलमानों की सल्तनत का हिस्सा रहने के बाद सिसिली अब नॉर्मन्स के कब्जे में चला गया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक कुछ बाअसर मुसलमान आपस के इख्तिलाफ और अंदरूनी लड़ाई झगड़ों की वजह से खुद ही नॉर्मन से जाकर मिल गए और उनकी अतात कबूल कर बैठे थे। यानी कुछ मुसलमानों ने ही नॉर्मन्स को सिसिली की हुकूमत सौंपी थी। लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों में सिसिली के लिए जंग और मुसलमानों की कत्लो गारत का भी जिक्र मिलता है। सो इस तरह सिसिली बड़ी ही आसानी से नॉर्मन्स के कंट्रोल में चला गया। लेकिन नॉर्मन हुकूमत ने मुसलमानों को या किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को तंग बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के शुरू किए हुए कामों को जारी ही रखा। नॉर्मन हुकूमत कायम होने के 200 सालों तक मुसलमान सिसिली में ही रहे। इस तरह भी मुसलमान हर तरह से सिसिली की तहजीब, सकाफत और संस्कृति पर अपना असर डालते रहे। बल्कि कहा जाता है कि ये असर यूरोप तक भी पहुंचा। ये कहना गलत नहीं कि मुसलमान हुकूमत खत्म तो हो गई, लेकिन मुसलमानों के सिसिली पर असरात खत्म नहीं हुए। सिसिली में मुस्लिम क्रिश्चियन कल्चर को बढ़ावा मिला। मुसलमानों के कल्चर, तहजीब या संस्कृति को नॉर्मन हुकूमत ने तस्लीम किया, मान लिया, क्योंकि वो लोग खुद मुसलमानों को सिसिली की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम मानते थे। किंग रॉजर सेकंड, जिसने नॉर्मन हुकूमत कायम होने के बाद सबसे पहले सिसिली की हुकूमत संभाली, उसको क्रिश्चियन से ज़्यादा मुसलमान ही समझा जाता था। इसी तरह शुरुआत में जितने भी नॉर्मन लीडर्स और राजा आए, सब के सब मुसलमानों की हिमायत में थे, मुसलमानों की इज्जत किया करते थे। रॉजर सेकंड की दौरे हुकूमत में भी अहम ओहदों पर मुसलमान ही तैनात थे। ऐसी मिसाल ईसाई दौर में और कहीं भी नहीं मिलती। सिसिली के अदालतों में भी अरबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह विलियम सेकंड के दौरे हुकूमत में भी सारे ओहदों पर मुसलमानों को ही रखा जाता था। फिर 1198 में रॉजर सेकंड का पोता फ्रेडरिक सेकंड सिसिली का बादशाह बन गया। उसने भी अपने दादा की तरह अपनी हुकूमत को मुसलमानों के हवाले ही करके रखा था। दूसरी मुसलमान हुकूमतों से राब्ते बढ़ाए। भले ही इन दिनों बादशाह फ्रेडरिक सेकंड को ईसाइयों के सुप्रीम लीडर यानी पोप की तरफ से मुसलमानों को सिसिली से निकालने के खत और अहकामात आते रहे, लेकिन वो पोप के इन अहकामात को नजरअंदाज करता रहा। फ्रेडरिक के बाद के दौर में सिसिली के हुक्मरान बदलते रहे और मुसलमानों को मुख्तलिफ मसलों का सामना करना पड़ा। यहाँ के मुस्लिमों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। 14वीं सदी के आखिर तक तमाम मुसलमानों को सिसिली से निकालकर इटली के एक दूर दराज के जजीरे ल्यूसेरा पर भेज दिया गया। मुसलमानों को निकालने का अमल अलग अलग राजाओं की हुकूमत में जारी ही रहा। सिसिली के आने वाले हर बादशाह पर पोप की तरफ से यह दबाव डाला जाता कि वो मुसलमानों को सिसिली से निकाल दे।
इसी दौरान कई मुसलमानों को कत्ल भी किया गया और मुसलमानों को सिसिली छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया। बहुत से मुसलमानों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और बहुत से तारीख में कहीं गुम हो गए। इसी तरह मुसलमानों का 200 बरस और 2 सदियों पर फैला दौरे हुकूमत तो अपने खात्मे को पहुंचा, लेकिन आज भी सिसिली के रहायशियों और मोहल्लों के गली कूचों में मुसलमान हुकूमत के असरात नक्श है और सिसिली आज भी इटली के बाकी इलाकों से बहुत अलग दिखाई देता है। यहाँ के खेल, खानों, रस्मों रिवाज और तौर तरीकों में इस्लामी तहजीब और संस्कृति का अक्स दिखाई देता है। आज सिसिली में जितने भी चर्च है, इनमें से अक्सर पहले मस्जिदें ही हुआ करती थी। पलेर्मो के कैथेड्रल की दीवारों पर नक्श की गई पुरानी आयतें आज भी मुसलमानों के दौर की यादगार है। सो दोस्तों, ये थी मुसलमानों के शुरुआती सुनहरे दौर के एक लाजवाब इलाके सिसिली की दास्तान। कमेंट करके बताइए आपको ये दास्तान कैसी लगी, और हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।